मैं समाज कार्य यूजीसी नेट और उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य मध्य प्रदेश लोक सेवा जो आयोग है उसका समाज कार्य से संबंध में इन सभी के सिलेबस में भारतीय संविधान दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों से आज जो है भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करूंगा, उसकी प्रस्तावना पर, ठीक है। और लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, प्रश्न लिए हैं। आप लोग कमेंट भी करके जरूर मुझे बताइएगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के सही आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूं और भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये हमारा आज का टॉपिक है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप सभी लोगों को पता है, भली भांति तरीके से सभी लोग जानते हैं। और भारत का संविधान और उद्देशिका और प्रस्तावना बात एक ही होती है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान को लेकर तो ये अंगीकृत कब किया गया है, कोई बताना चाहेगा मुझे? अंगीकृत की बात अगर मैं कर रहा हूं तो आप लोग पता होगा अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत, हाँ 26 नवंबर, हाँ 26 नवंबर को ही हम लोग बोलते हैं, अंगीकृत भी बोलते हैं और हम इसी को बोलते हैं पारित करना भी। तो ये तो इजी है, आप जानते हैं आप सभी लोग। तो आप सबको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान था वो लागू हुआ था। और भारत के संविधान के बारे में कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना, आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा, भारत का संविधान है, ये कहा जाता है, आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो भारत का जो संविधान है भारत का सर्वोच्च विधान है, जो भारतीय संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। अच्छे तरीके से जान लीजिए आप लोग, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है, कभी कभी अंगीकृत भी लिख देता है तो भी यही रहेगा। और कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी रूप से क्या हो गया, लागू हो गया। और इसी दिन हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, कोई बताना चाहेगा मुझे? 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? गणतंत्र दिवस, पता होना चाहिए यार। हाँ, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता या जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जो मूल आधार है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना गया है। भारत के संविधान का मूल बेस या मूल आधार उससे पहले जो माना जाता था वो 1935 को माना जाता था। भारत का संविधान विश्व का या विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और मैंने अभी आपको ये बताया है, ये चीज़ें इस स्लाइड में लिखी हुई थी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए। और मुझे कौन बताएगा कि भारत का जो संविधान है उसमें प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? अगर आप अमेरिका से लिए हैं प्रस्तावना, फ्रांस। और कोई व्यक्ति गलत है क्या? और कोई व्यक्ति गलत है। यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के संविधान के प्रियंका मैडम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए ठीक है, मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा, काफ़ी बच्चे हैं, चलिए मैंने ज्वाइन कर लिया है सभी को। तो भारत के संविधान में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना जो लिया गया है संविधान की तो अमेरिका से, और भाषा की बात होगी तो ऑस्ट्रेलिया से। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है, बच्चे लगा के चले आते हैं अमेरिका को, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि भाषा पूछा है कि केवल प्रस्तावना पूछा है। भाषा में बदल जाता है सिस्टम। तो प्रस्तावना की शुरुआत आप सबको अच्छे तरीके से पता है, सभी लोग जानते हैं कि हम भारत के लोग हैं, है ना। यहाँ से ऐसे शुरुआत होता है। और 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। ये तो कई बार मैंने अभी आपको ऊपर भी दिखाया है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान का प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए पेश किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ फैक्ट के रूप में है, हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, और उसी के साथ ये प्रारंभ किया गया था, और यही बात यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन डेट नहीं लिखी है, तो डेट आप लिख लीजिए। क्या करेंगे भाई, डेट आप लिख लीजिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, यही बात कही। और प्रस्तावना का सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान से शामिल किया गया था। भाषा जो थी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इसके बाद कई देशों ने इसको अपनाया भी है, और संविधान विशेषज्ञ, एक संविधान विशेषज्ञ थे नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान का परिचय पत्र कह दिया। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न बन जाता है ना, प्रश्न बन जाता है कि किसने क्या बात बोला है संविधान की प्रस्तावना के, या पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो आप सभी लोग इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। नानी पालकी वाला था, उसने संविधान को क्या बोला है बताइए, परिचय पत्र बोला ना, बोलिए आप थोड़ा। क्या बोला दिखाओ। मैग्ना कार्टा बताइए, बच्चे परिचय पत्र का हम समझेंगे। अच्छा, मैग्ना कार्टा कॉमन लैंग्वेज, परिचय पत्र को ही हम क्या बोल सकते हैं, मैग्ना कार्टा भी है ना, वही चीज है। ठीक है, ठीक है ना। अभी भी नहीं समझ में आया, बोल भी तो नहीं आया, समझ गए ना आप, चलो ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज़ें पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे खासकर। और आप अभी मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, तो आप अपने इस पीडीएफ को क्या करना, जूम करके आप लोग देख लेना। इसमें देखिए आप हिंदी में लिखा हुआ, इस साइड आपको इंग्लिश में लिखा हुआ कि हम भारत के लोग हैं। ठीक है, ये है उसकी प्रस्तावना लिखा हुआ है ना। हेलो, हाँ जी बताइए। अब यहाँ पे देखिए, हाँ बोलिए सर। प्रस्तावना याद किसको, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को याद है इस वजह से। सर प्रस्तावना मस्ट है, याद करना होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी 26 दिसंबर को वो था ना संविधान दिवस। 26 ये भी नवंबर पूछ लेते हैं ना, 26 नवंबर को, सॉरी नवंबर को चल जी जी संविधान दिवस। हाँ संविधान दिवस था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा का अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए ये आपकी प्रस्तावना है। आप इसे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अभी इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ। संविधान की प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना का अमुख भी कहा जाता है, या अमुख भी इसको कहता है। तो अमुख के बारे में अगर कभी नाम आता है तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। उद्देश्य प्रस्ताव को कोई नाम आता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। एक और बात करते हैं, के.एम. मुंशी एक नाम है, ये भी, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया था, राजनीति कुंडली का नाम दिया था। परिचय पत्र संविधान को किसने बोला, मैग्ना कार्टा किसने बोला, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताएं। संविधान का परिचय पत्र नाना पालकी, नाना या नानी पालकी आप कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, नानी पालकी। हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने एक ट्रिक बनाया था, PAS करके पास, और 42वां संविधान संशोधन 1976 और P फॉर आप कर देंगे पंथ निरपेक्ष, A फॉर अखंडता, S फॉर समाजवाद। बस ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ शब्द हैं, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये संशोधन किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा से। प्रस्तावना का जो किया गया, 3 नए शब्दों को जोड़े गए। क्या समाजवादी, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या अखंडता। हाँ 3 शब्द, अखंड, ओके। ये 3 शब्द आप लोग को ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करते हैं, कई एग्जामों में ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कई शब्द में। जिससे अगर हम बात करें, संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान करती है। मेरा एक अब सबसे सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सी लॉजिक है कि संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। क्या प्रस्तावना को, मौलिक कर्तव्य को, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, कि संविधान के सभी अनुच्छेद को? तो राजनीतिक डीपीएससी को। नहीं, गलत जवाब। यहाँ पे संविधान, हाँ क्या बोल रहे हैं बताइए, और कोई बताए? प्रस्तावना भी, हाँ प्रस्तावना इज द राइट आंसर। इसका होगा कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के प्रस्तावना से ही उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है, इसलिए हम इसको बोलते भी हैं। अच्छा, आत्मा की कुंजी, आपने नाम सुना आत्मा की कुंजी? कहीं सुन? ये अगर आत्मा की कुंजी की अगर हम बात कर रहा है तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि किसने बोला है ये? क्या सर? संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की कुंजी अम्बेडकर जी ने। आत्मा की कुंजी भीमराव अंबेडकर जी ने। और संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संसद या नीति निर्देशक? प्रस्तावना को ही बोला जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सभी की सभी चीजें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कह सकते हैं किसमें? प्रस्तावना में, कि भागती, हाँ प्रस्तावना में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं यानी तो आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के 4 कंपोनेंट हैं। अब ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा मेरी बातों को आप लोग समझेंगे अप्लाइड करके तो वो समझ में आपको अच्छे से आएगा। जैसे एक कंपोनेंट के बारे में अगर हम बात करें, यह इस बात की ओर इशारा करता है, प्रस्तावना की कंपोनेंट है, इसके तत्व हैं, इसके घटक हैं। कहता है कि संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो भारत के लोगों के साथ में निहित है। एक बात तो ये है, ये कंपोनेंट है। आपसे प्रश्न में ऑप्शन में ये लिखा रहेगा कि संविधान के अधिकारों का स्रोत भारत के लोगों के साथ में निहित है क्या, तो ये प्रस्तावना के घटक में आएगा। तो आप कहोगे हाँ आएगा। और एक बात तो ये भी घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष 2 बार हो गया क्या? हाँ 2 बार हो चुका है। लोकतांत्रिक है, गणतंत्र राष्ट्र है। तो इस बात की घोषणा करता है प्रस्तावना हमारे भारत के संविधान की कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। यह भी बात बोलता है हमारा संविधान की प्रस्तावना। तो पॉजिटिव शब्द को देखिए, आप उसको लगाइए। प्रस्तावना और क्या कहता है? प्रस्तावना में एक और कंपोनेंट है आपका, ये 4 ही कंपोनेंट आते हैं कि सभी नागरिक के लिए न्याय, समानता को सुरक्षित करता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, भाईचारा, इन सभी में पॉजिटिव अगर कोई एग्जाम्पल के रूप में अगर देखते हैं, कंपोनेंट के रूप में, तो प्रस्तावना में देखते हैं हम सभी लोग। तो ये प्रस्तावना के ही शब्द आते हैं। जैसे कभी न्याय मिल जाए, कभी स्वतंत्रता मिल जाए, समानता मिल जाए, एकता मिल जाए, भाईचारा मिल जाए, बंधुत्व मिल जाए, तो आप क्या सोचेंगे? आपके दिमाग ही आ जाना चाहिए कि भाई प्रस्तावना की तरफ जाना चाहिए। ये प्रस्तावना का ही शब्द है। और एक ये कि इसमें उस तारीख 26 नवंबर 1949 का उल्लेख, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। जैसे हम भारत के लोग हैं, बंधुत्व बढ़ाने के लिए, ये लास्ट की लाइन है, बंधुत्व बढ़ाने के लिए। तो हम भारत के लोग से शुरुआत है, अंत में बंधुत्व बढ़ाने के लिए बात कहा गया। तो इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो एक जगह डेट भी लिखी रहती है, और वो डेट जो है वो मेंशन किया गया 26 नवंबर 1949। तो इतने शब्द 4 कंपोनेंट में दर्शाया गया है प्रस्तावना को। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम भारत के लोग हैं, इसका मतलब क्या था? कोई बताना चाहेगा? हम भारत के लोग हैं, इसका मीनिंग क्या बनेगा?
हाँ सर, बी बी द पीपल। हाँ, क्या मीनिंग क्या बनेगा? हम भारत के लोग सभी लोग हम भारत के लोग, भारतवासियों के लिए। हम भारत, जिसमें जो भी नियम जो जैसे फंडामेंटल राइट है, ये कुछ कानून ऐसे हैं जो भारत के लोगों के लिए, ना कि किसी बाहरी नागरिकों के लिए। मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। हम भारत के लोग का मतलब है, हेलो जी बताइए तन्वी। सर, हम भारत के लोग का मतलब है यहाँ पे कोई भी मतलब इक्वल राइट्स हैं सबके, मतलब सब जाति, सब धर्म, वेरी गुड, राइट्स। हम भारत के लोग का मतलब ये। ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इनका सही जवाब आया है। जैसे इन्होंने कहा कि हम भारत के लोग का मतलब इनका ये था कि संविधान भारत के लोगों के लिए ही अंगीकृत किया गया है। ये एक मीनिंग बताता है आपका। संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है ना, और भारत के लोग जो हैं संविधान के मूल स्रोत हैं। ये रिप्रेजेंट हो रहा है उसके मीनिंग को बता रहा, दर्शा रहा है। संविधान की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अगर कोई है तो हम भारत के लोग हैं। ये एक प्रकार का मीनिंग बता रहा है ना। भारत के लोगों में निहित है अंतिम प्रभुसत्ता भी, संप्रभुता भी, और भारत के संविधान भी। तो ये लोगों का मतलब यही था कि लोगों में अंगीकृत किया गया है। ठीक है, प्रश्न कैसे बनता है, मैं प्रश्न 2-3 बोलता हूं। भारत को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? भारत को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? तो भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत किया गया है। ऑप्शन में यही रहेगा। ऑप्शन में आपको संप्रभुता मिल सकता है, भारत के लोग मिल सकते हैं, संपूर्ण संप्रभु संपन्न मिल सकता है। तो आप कहना कि संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया जा सकता है? भारत के लोगों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका फिर सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जैसे में संविधान को किसके माध्यम संविधान को किसके ध्यान में रखकर बनाया गया है? समाजवाद को, अखंडता को, पंथ निरपेक्ष को, कि भारत के लोगों को ध्यान में रख के, किसको रख के बनाया गया है? प्रश्न है ये कि संविधान को किसके ध्यान में रख के बनाया गया है? भारत के लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया। हाँ, भारत का जो समस्त शक्तियां हैं वो केंद्र बिंदु है। भारत की समस्त अगर शक्तियां जो है वो केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु है कौन? लोग हैं, भारत के लोग। हाँ, भारत के लोग, भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। ये यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न सर एक डेफिनेशन भी है ना, वो कैसे कहते, शासन की शक्ति का स्रोत है संविधान, और संविधान की शक्ति का स्रोत है जनता। अब हम बात करेंगे संप्रभुता के बारे में। आपको ये पेन दिखाई दे रहा है कि और थोड़ा सा डार्क करो, बताएं। चलिए, अगर हम बात, चलिए मैंने अब डार्क में ले लिया है। तो अगर मैं बात करता हूं अब आप लोगों से संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता समझते हैं आप लोग? हाँ सर, समझते हैं। हाँ, संप्रभुता का मतलब आप मुझे बताएं थोड़ा सा। संप्रभुता का मतलब है कि जो भारत अपने स्वयं में भी किसी भी कानून बनाने में स्वयं सक्षम है, किसी बाहरी शक्ति से किसी अनुमति वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। स्वयं संप्रभु है, अपने नियम विनिमय बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के लिए। कहने का मतलब इनका ये था स्वतंत्र जी का कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही वो किसी अन्य देश का डोमिनियन है, आप ये भी कह सकते हैं। तो भारत के ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और अपने मामले आंतरिक और बाह्य तरीके से वो क्या कर सकती है, एक निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है ऐसी चीजों पर। संप्रभुता का मतलब यही बनता है। तो प्रस्तावना या दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है और भारत की विधायिका को संविधान के द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। तो सिंपल सी बात है
एक बात मैं बताऊंगा कि आप लोग ध्यान रखिए, संप्रभुता का पहले मतलब समझिए। संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न की बात करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है ना तो किसी अन्य देश पर वो निर्भर नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, बस इतनी बात क्लियर हो गया होगा। सर इसमें एक सवाल और पूछा जाता है, वैसे क्या? मैं थोड़ा वो करना चाहूंगा, आप डोंट माइंड, क्योंकि एक बार एक परीक्षा में पूछा गया है कि भारत अगर यूएनए का सदस्य है, यूएनए का, अगर वहाँ के जो ऐसे मानवाधिकार कानून है यहाँ पर लागू करना जरूरी होता है भारत में, तो क्या ये संप्रभु की अवहेलना नहीं है सर? अगर भारत यूएनए का एक सदस्य है, हाँ, तो अवहेलना किस टाइप से होगी? मतलब एक कानून का मतलब यूएनए है, WTO है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मतलब उनके कानून को भी मतलब अगर विश्व के स्तर पर रखने के लिए उनको कानून जो वैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा बनाती है, तो उसको लागू करना अपने आप में वो समझती है कि इनको करना चाहिए भारत। तो मैंने सर ये पूछा, मैं इसमें कह रहा हूँ ये भारत की, तो ये संप्रभुता पर सर वैसे मतलब ये वो तो नहीं है सर उसका अवोलेशन? नहीं, देखो भारत वो अदर देश है। बदलो, अभी आपसे मैं निधि से बात करवा रहा हूँ, निधि से बात करेंगे जब ये बताएंगे। बताइए फिर आप क्या बता रहे, बताओ। देखिए, यूएनओ हुआ, WHO हुआ, या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो वो अंडर आपके ह्यूमन राइट्स के चलता है, मानवाधिकार के अंडर में चलता है। तो मानवाधिकार जब कोई भी कानून या कोई भी लॉ बनाता है, उसको रेगुलेट करता है, तो वो क्या बोलते हैं, अंडर आपके पब्लिक जैसे संप्रभुता के अंदर में ही करेगा, पब्लिक की भलाई के लिए, भारत के लोगों के लिए करेगा। मानवाधिकार कोई भी कानून बनाएगा, अगर वो हमारे यहाँ लागू हो रहा है, WHO के या किसी भी जरिए हमारे देश में लागू हो रहा है, तो वो जाहिर सी बात है लोगों की भलाई के लिए होगा। दैट्स क्लियर? क्लियर। ओके, आगे कंटिन्यू करना तो मैं आप करो ना, फिर आप ही कर लो, तो आप बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चे जैसे। हेलो, रिस्पॉन्स नहीं देते बच्चे। हाँ, यस। देखिए, हम जैसा कि हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, तो राइट। इसमें मेन हो गया क्या, हमारा एक संप्रभुता हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब इसके मेन पार्ट हैं। तो चलिए, हम अभी सर ने आप लोगों को 20 से पढ़ाया, ना हो तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि फिर आप डीपली कर दो अच्छे से, हमको भी समझ में आए। फिर मैं अपने हिसाब से करूंगी। सर आपके पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे थे, नहीं आप अपने उनका हिसाब से PDF करो। जैसे था। हेलो, यस टेल मी। हाँ, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, मतलब स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में हम जाते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना देखिए, ये सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। जब ये प्रस्तावना पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो इसको एक प्रस्तावना के रूप में नहीं कहा गया, इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसको उद्देश्य प्रस्ताव मान के प्रस्तुत किया गया। इसके बाद ये जो प्रस्तावना है, ये आपके अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसके बाद मतलब जब अमेरिकी संविधान से लिया गया, कई देशों ने इसे फिर अपनाया अपने अपने तरीके से, और जो संविधान के विशेषज्ञ थे, नानी पालकी वाला करके हैं एक, उन्होंने इसको संविधान का परिचय पत्र, मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ओके, इसमें एक देखिए, जब संविधान स्टार्ट होता है तो इसमें लिखा हुआ है, जो प्रस्तावना का मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि प्रस्तावना में लिखा क्या है। लिखा है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये पॉइंट्स आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, मैं पूरा एक बार क्लियर कर रही हूँ प्रस्तावना में है क्या। ओके, प्रतिष्ठा और अवसर, यहाँ तक, हाँ, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उसमें
उन सब में व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, ये लास्ट का एक जो 3-4 पॉइंट है वो, और ऊपर का 3-4 पॉइंट मेन क्वेश्चंस जो रिलेटेड पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं। राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, डेट क्या थी 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को डेट थी, इसके बाद था उसके द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मसमर्पित करते हैं। आई मीन हम भारत के लोग भारत को आत्मसमर्पित करते हैं। दैट्स क्लियर? क्लियर। अब ये देखिए, मैं सर के पीडीएफ के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे जो नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। आई हैव नो पीडीएफ। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रस्तावना में मेन है 4 पॉइंट्स हैं इसके जो हाईलाइट किए गए थे। पहला पॉइंट था कि संविधान का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित रहेगा। संविधान की प्रस्तावना का जो स्रोत था वो भारत के लोगों के साथ निहित था, और वो सेकंड पॉइंट था, वो घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड था, हम सभी भारत के नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करना, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे या बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं। इसी 4 पॉइंट में आपका पूरा प्रस्तावना सिमट चुका है। इतना बड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें तो ये 4 पॉइंट अगर नोट कर लेते हैं आप लोग, तो आपका पूरा प्रस्तावना एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्रस्तावना में है क्या क्या। और डेट आप लोग याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को उल्लेख किया गया था, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। मैं अब संप्रभुता को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। प्रस्तावना में संप्रभुता है, इसका मीन्स ये है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता का आप अर्थ देख लीजिए, मीन्स भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्तियों के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होकर संप्रभुता या स्वयं की भावना से संपन्न राष्ट्र है। संप्रभुता का मीन्स यहाँ पे यही है कि वो किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्तियों के नियंत्रण में नहीं रहेगा, वो स्वयं में आत्म संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान के द्वारा तय किया गया, मतलब वो जो विधायिका है, न्यायपालिका जो भी है, वो संविधान के द्वारा बनाई गई है, ना कि किसी बाहरी शक्तियों या आंतरिक शक्तियों या विदेशी शक्तियों के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाएगा। इतना क्लियर है कि संप्रभुता क्या है? यस। अब समाजवादी पे मैं चलती हूँ। समाजवादी सब लोग हैं क्या नहीं है इसमें, कि वैसे ही जुड़े हुए हैं? बोल तो कोई नहीं रहा। अब वो तो आप ही लोग कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बस मुझे आप ही का रिस्पांस आ रहा है। हैं क्या बोर हो रहे हो? बड़े कमाल के आदमी हैं सभी, कोई नहीं बोल रहा। अरे कोई और रिस्पांस दे दीजिए। हेलो, कोई है नहीं क्या? जी हम सुन रहे हैं। हमारी समझ में रहने दो मैडम, ठीक है? हाँ, कोई पढ़ना नहीं चाहता ऐसा लग रहा है मुझे। अरे सुन रहे हैं सब। सुन रहे हैं तो आवाज नहीं है आपके किसी के यार। अरे बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल है, मैं कब से कह रहा हूँ। चलो ठीक है, चलिए तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ? मैडम कंटिन्यू। नहीं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर आप लोग सर की क्लास ले लीजिए। समझ में आ रहा है। मैडम समझ में आ रहा है, आप कंटिन्यू करिए। अब हम समाजवादी का मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। समाजवाद या समाजवादी का अर्थ क्या है कि समाजवादी की प्राप्ति या लोकतांत्रिक तरीके, समाजवाद की मतलब समाजवाद को एब्जॉर्व किया गया है एक लोकतांत्रिक तरीके से। यहाँ पे समाजवाद का शाब्दिक अर्थ हम यही ले सकते हैं कि लोकतंत्र, और लोकतंत्र तो आप सभी लोग समझ रहे हैं लोकतंत्र क्या है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है।
लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यहाँ पे समाजवाद का मीन्स हम क्लियर करते हैं कि कहने का सभी को हम इक्वलिटी में लेकर के चलते हैं, और एक समाजवाद एक ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था करेंगे जहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित रूप से डेवलप होगी, और निजी और सार्वजनिक, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी और जो सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों को इक्वलिटी में ले करके आगे बढ़ने के लिए कार्य करता है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानताओं को समाप्त करना। नेक्स्ट पीडीएफ यहीं से देख लेती हूँ। धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों में समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सभी धर्मों को राज्यों में समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। इसका मीन्स ये हो गया सभी धर्मों को। वैसे अगर आप इन शॉर्ट समझें तो धर्मनिरपेक्ष का मीन्स हम यहाँ पे मानेंगे कि राज्य या क्षेत्र या अपने देश का या भारत का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, किसी भी राज्य का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ यही होता है, कोई एक विशेष धर्म ना होना, मीन्स सभी धर्म उसके लिए बराबर हैं। कोई विशेष धर्म के लिए वो प्रतिबंध नहीं है कि हमारे यहाँ ये विशेष धर्म है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। ये जिस दिन मौलिक अधिकार आप लोग पढ़ना उस दिन डीप में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे सर। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। मीन्स सरकार ऐसी रहेगी जो लोग जनता के द्वारा चुनी जाएगी, और वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी तो जाहिर सी बात है वो उसको शासन भी जनता के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। लोकतंत्र का सही अर्थ तो यही है। अभी क्या सरकार है, कैसा रूल चल रहा है, अगर इस बात पे हम करेंगे तो ये आउट ऑफ वे हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर कुछ लोग मानेंगे कि लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल रही है यहाँ, या कुछ लोगों का मानना नहीं, जो सरकार चल रही है वो अकॉर्डिंग टू लोकतंत्र के अनुसार चल रही है। तो अभी का क्या है वो सिचुएशन को हम नहीं देखेंगे, जो लोकतांत्रिक शब्द है उसी का अर्थ हम क्लियर करते हैं। मीन्स जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधित्व, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। सरकार की जिम्मेदारी प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मताधिकार सभी लोग समझ रहे हैं, सभी वयस्कों को सामान्य रूप से मत का अधिकार, एक वोट एक मूल्य, सभी के वोट बराबर हैं। वो चाहे 18 साल का बच्चा वोट कर रहा है, चाहे 42 साल का वयस्क वोट कर रहा है, सभी का वोट उतना ही वैल्यूएबल होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका पे किसी भी तरीके से कोई बाउंडेशन नहीं है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। देखिए न्यायपालिका स्वतंत्र है, फिर भी कहीं ना कहीं संसद द्वारा न्यायपालिका को कंट्रोल करने के लिए कई बार ट्राई भी किया गया है। अब जैसे आप ये ले लीजिए, अभी कोलिजियम प्रणाली एक्टिवेट है, कोई मुझे बताएगा कोलिजियम प्रणाली एक्टिवेट है कि नहीं है? यस है। इसके पहले एक था, उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा, पता नहीं क्या, एक बार रिपीट करो क्या पूछ रहे हैं। चलिए छोड़िए, अभी वो अलग ही सेक्टर फिर चला जाएगा, कोर्ट का फिर वो चला जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका का मीन्स यहाँ पे आप यही रखिए कि किसी भी तरीके से न्यायपालिका पे संसद का कोई भी
बॉन्डेशन नहीं है। इसके लिए एक केस आप लोग देख लीजिएगा, मेनका गांधी का केस है। उसमें उसने कहीं ना कहीं न्यायपालिका को अपने अंडर में करने के लिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का एक केस है, उस केस में जो केस था उस केस में तभी तो भारत के अनुच्छेद संविधान वो हाँ, उस केस में एक्सप्लेन किया गया था। उस केस में क्या हुआ था, संसद द्वारा न्यायपालिका को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड केस था, लेकिन उस केस में भी न्यायपालिका को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। फिर ये संविधान द्वारा, मतलब ये न्यायालय द्वारा उसको किया गया कि न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा जाएगा, उस पर कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। और यही स्वतंत्र न्यायपालिका और सार्वभौमिक मताधिकार, यही लोकतंत्र के मेन पिलर हैं, यही लोकतंत्र की विशेषताएं होती हैं। क्लियर? हेलो, क्लियर। ओके मैडम, क्लियर। गणराज्य एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, मीन्स वो जनता के द्वारा किसी ना किसी तरीके से उसका चुनाव होगा, इलेक्शन में चुना जाएगा, जो मेन वहाँ का लीडर होगा। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है ये सभी को लगभग पता होगा। जी मैम, सभी पता कि राष्ट्रपति कैसे, इसका राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ना होके परोक्ष रूप से होता है, और ये हमारे पीएम वगैरह का जो होता है ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इसका, जिसका अर्थ संसद होता है। एक एकल संक्रमणी पद्धति से होता है। भारत के 50 से 51% लोगों का उसमें बहुमत दिया जाता है। जी, वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल प्रणाली में, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। एक राजा के, अगर एक राजा का ही शासन होगा तो वहाँ पे तो फिर गणतंत्र राज्य रह ही नहीं जाएगा। अमेरिका में क्या गणराज्य या गणतंत्र है? गणराज्य है शायद। अमेरिका में गणतंत्र है? नहीं, गणतंत्र नहीं है वहाँ पे। अमेरिका में एक ही राजा होता है। आप लोग राष्ट्रपति देख रहे हैं इस समय, कौन है? जो बाइडेन है मैडम। हाँ, जो बाइडेन है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक राजा है, खाली एक ही राजा है, सारी सत्ता उसी के हाथ में निहित है। जबकि हमारे यहाँ राजा के हाथ में सत्ता निहित नहीं होती, उसके अलग अलग प्रतिनिधित्व होंगे, सबके हाथों में होगी। एक हाथ में सत्ता निहित होने से क्या होता है कि तानाशाही का रूल आ जाता है। और गणतंत्र या गणराज्य की विशेषता होती है कि सत्ता किसी एक विशेष के हाथों में निहित नहीं होती है। क्लियर? क्लियर है? स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है। यहाँ पे स्वतंत्रता का मीन्स है कि आप तानाशाही की गुलामी नहीं करो, चाकरी नहीं करो, इस चीज़ों से आपको मुक्त रखा जाएगा। मीन्स आप अपना कार्य करने में, अपने आवागमन में आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। आप अपनी जीविका किस तरीके से चलाते हो ये आपके ऊपर है। इसके लिए आपको किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से। इक्वलिटी, जैसा कि सभी लोग समझते हैं, इक्वलिटी मीन्स इक्वल, ऑल पीपल्स आर इक्वल। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को प्रदान करने का प्रयास करता है। भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से है।
संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देती है। आपसी प्रेम या आपसी विचारों की एकता ही भाईचारा या बंधुत्व हम कह सकते हैं। अब ये प्रस्तावना में संशोधन कब कब हुए हैं, देखिए ये कुछ दिया हुआ है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम अभी तक केवल एक बार द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। तीनों शब्द आप लोगों के क्लियर हैं? हाँ जी मैम। ये संशोधन आप लोग याद रखिएगा कि 42वां संशोधन कब हुआ था, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ आगे हो गया क्या PDF? यहाँ पे केस दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या। संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया जब बाकी संविधान पहले से ही लागू था। बेरूबारी यूनियन के मामले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इससे मतलब कभी भी संसद या कोई भी चैलेंज कर सकता है। केस अगर मैं बताने लगूंगी तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। हालांकि यह स्वीकार किया गया है कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। वहाँ पे ये नहीं आपको बताया गया कि मतलब प्रस्तावना क्या है, कैसे है, बस आपको ये बताया गया आप प्रस्तावना की हेल्प ले सकते हो। बेरूबारी के केस में केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए मेन यही लीडिंग केस है जिसने पूरे मतलब एक बार केस पूरे प्रस्तावना को ही उलट पलट के, इसको हम मिनी छोटा संविधान संशोधन भी कहते हैं केशवानंद भारती के केस के कारण, क्योंकि इसने पूरा एक अलग ही मतलब रूपरेखा ही तय कर दी संविधान की, कि संविधान में प्रस्तावना को पूरी तरीके से इसने बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। देखिए इस केस में क्या हुआ, पहले तो सरकार ने बेरूबारी के केस में कहा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना से हम खाली हेल्प लेके उसके शब्द को क्लियर कर सकते हैं, शब्द की मीनिंग को क्लियर कर सकते हैं। इस केस में क्या हुआ, जब इसमें केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, सरकार ने ये मतलब न्यायालय ने सरकार को ये कह दिया कि आप मतलब संविधान को तो संशोधित कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंडर में, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और मतलब इसको, लेकिन न्यायालय ने ये नहीं बताया कि मूल ढांचा है क्या। इस तरीके से मतलब ये तो बता दिया कि आप संशोधन कर सकते हो लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते हो, और मूल ढांचा क्या है ये नहीं बताया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने अपने हाथ में एक शक्ति ले ली कि कोई भी बात हो तो वो ये कह सकता है कि ये चीज़ संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे के अंडर में है, इसलिए इसको आप नहीं चेंज कर सकते हो। इस बात को आप लोग समझ रहे हो। न्यायालय ने अपने पास मीन्स इस स्टेटमेंट से मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन मूल ढांचा क्या है ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो न्यायालय के पास एक ऐसी शक्ति हो गई, वो कोई भी वाद हो, कोई भी फैक्ट हो तो ये कह सकता है कि संविधान की प्रस्तावना से बिलोंग करता है, इसलिए इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये केस है या कोई भी मैटर हो तो उसके बारे में एक मतलब पूर्ण रूप से पावर ले ली अपने हाथ में उसने। न्यायपालिका का संपूर्ण पावर इसी फैसले पे डिपेंड हो गया कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब किसी भी फैसले को न्यायालय ये कह सकता है कि ये मूल ढांचे से संबंधित है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए इस केस पे हम आगे कोई डिस्कस नहीं करेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। अभी तक तो ये बताया कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मूल ढांचा क्या है नहीं बताया, यहाँ पे बता दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो हम प्रस्तावना में भी मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। क्वेश्चन है
संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आंसर अभी बता दिया है, आप लोग फटाफट आंसर देते रहिए। प्रस्तावना। हाँ, राइट आंसर ऐसे ए बी करके बताइए, फटाफट आप लोग बताइए। ये हाँ ये ए। पूछिए आप। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। सभी लोगों को अभी मैंने तीन बार बताया है। और लोग भी रिस्पांस दीजिए। आप कोई ना दो, आप चलो, हम दे रहे रिस्पांस। चलिए कोई नहीं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। बी। और लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, मुझे लग रहा है और बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? डी 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 डी। चलो आगे। नहीं, किसी को क्लियर नहीं हो, कंफ्यूजन हो आंसर में तो आप लोग बीच में टोकिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? सी 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 सी। सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को। देखिए, भारत जो हिंदी में लिखा हुआ है वहाँ पे भारत है, जब इंग्लिश में आप प्रस्तावना को देखेंगे तो वहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। यस यस। संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? सी। कोई और बताएगा? एक ही बार किया था शायद 76 में। एक ही बार हुआ है, एक बार। जी हाँ, एक ही बार। वही केशवानंद भारती के केस के बाद प्रस्तावना में वही संशोधन किया गया है। इंदिरा गांधी ने गड़बड़ कर दी थी ना उसमें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एवं एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बी 42। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? सी सी सी। ओके, वेरी गुड। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य डी। राइट। भारत मतलब कोई एक निश्चित धर्म ही नहीं होगा, वो किसी धर्म का समर्थन नहीं करेगा। धर्म ही नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? सी मैडम। सभी का सी है? ई होगा। बी बी बी। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, लेकिन इसके साथ साथ और भी है। बी। इसका राइट आंसर होगा सी। भारत में वंशानुगत प्रमुख कोई नहीं है, जनता द्वारा, अभी मैंने बताया आप लोगों को, जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। जो भी राजा होगा या जो भी होगा, जो भी शासन करेगा, मुखिया प्रधान होगा, वो जनता द्वारा चुना जाएगा, कोई वंशानुगत प्रमुख नहीं होगा। तो राइट आंसर इज सी। सी 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 इज राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? गणतंत्र। डी गणतंत्र। जी, ये प्रजातंत्र क्या है? कोई मुझे बताएगा? प्रजातंत्र या जनता का शासन। प्रजातंत्र को हम क्या बोलते हैं? इसमें देखिए, गणतंत्र मान सकते थे लेकिन प्रजातंत्र दिया हुआ है। प्रजातंत्र ये कहलाता है, दैट इज कॉल्ड, भी कह सकते हैं कि प्रजातंत्र वह शासन होता है या जनता, सब सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं, जनता के द्वारा शासन। हाँ, तो क्या है? वयस्क मतदान का अधिकार कहाँ से प्रदान होता है? जनता के ही द्वारा तो प्रदान होता है। क्लियर है? राइट, बी आंसर इसका राइट होगा। क्लियर है ना आप लोगों को?
गणतंत्र और प्रजातंत्र में कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, कितने प्रकार के न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? समानता और क्लियर करूं मैं इसको कि कोई बताएगा राइट आंसर? आप बता दीजिए। देखिए 3 तरीके का आपका न्याय होता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय हो गया आपका। और 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। ओके। और आपका 2 प्रकार की समानता है, अवसर की समानता और एक और विधि के समझ समानता। हाँ विधि के समान संरक्षण, ये भी तो होता है ना वो उसमें। वही अवसर की हाँ अवसर की समानता हो गई, और एक प्रतिष्ठा या अवसर की समानता की बात कही गई है। और भ्रातृत्व बंधुत्व तो एक ही रहेगा। तो राइट आंसर पहले में ही क्लियर हो गया, 3, 5, 2, 1। क्लियर है सभी को? क्लियर। 3 न्याय हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है आपकी, और 2 प्रकार की समानता या क्षमता है, और 1 प्रकार की बंधुत्व की भावना है। प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, मैडम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मैडम टाइम निकल रहा है, आप जल्दी कर दो। बस लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को प्रतिपादित किया है? ओके, केशवानंद भारद्वाज। ओके, राइट आंसर, वेरी गुड। ओके, चलिए टाइम हो गया है, फिर मैं क्लास लेफ्ट करती हूँ। ओके मैडम ये PDF ग्रुप में डाल देंगे जी, ये PDF जो अब ये ओके। ग्रुप में डाल देंगे।